हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 69 बीपीएससी के 11th रैंकर अखिलेश कुमार की जीएस पेपर 2 की कॉपी साझा कर रहा हूं। इससे पहले हमने इनकी ही एसे की कॉपी साझा की थी, जिसके बाद आपके रिक्वेस्ट आए थे कि सर उस कॉपी की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दी जाए। तो उसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन करके और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शॉर्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपके दो तीन सवाल बार बार आ रहे थे, जो टेस्ट सीरीज हमारी डेली आंसर राइटिंग की चल रही है, कि सर क्या शॉर्ट क्वेश्चन जो 7 और 8 मार्क्स के हैं उसमें इंट्रो और साथ ही साथ खासकर कंक्लूजन लिखना अनिवार्य है या नहीं है। तो इस तरीके के प्रश्नों का जवाब भी इस बुकलेट को देखने के बाद आपको मिल जाएगा। अगर शुरू से अंत तक आप बुकलेट को देखेंगे तो मेंस की दृष्टि से काफ़ी आपको फायदा होगा। पहला प्रश्न है कि क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान से संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इंट्रो में देखो इन्होंने क्या डाला है कि 24वें संविधान संशोधन की वैधता पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बाद में 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार संसद के मूल ढांचा तत्वों का संशोधन द्वारा निःसरण नहीं कर सकती। ठीक है। फिर उन्होंने एक माइंड मैप के द्वारा मूल ढांचा के तत्व को बताया। मैं हमेशा कहता हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन में एक दो माइंड मैप आप जरूर डालिए। इसी बात को आप बुलेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन माइंड मैप डालने से प्रेजेंटेशन थोड़ा सा लुक्रेटिव हो जाता है, जिसके अंक आपको मिलते हैं। अब इन्होंने मूल ढांचे के तत्व में किन चीज़ों का तत्वों का समावेश किया है? संविधान की सर्वोच्चता, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघ सिस्टम यानी कि संघीय व्यवस्था, सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत हुआ, धर्मनिरपेक्षता और डेमोक्रेसी। फिर मूल सिद्धांत का महत्व क्या है? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को मजबूत करता है। न्यायपालिका का निरंकुशता पर प्रभावी नियंत्रण राष्ट्र की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का तरह से संरक्षक होता है। चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत की पुष्टि करता है। यद्यपि निम्न आधारों पर मूल सिद्धांत का आलोचना भी की जाती है। क्या है? यह कार्यपालिका तथा विधायिका के दायरे का अतिक्रमण करती है, पहला बात। दूसरी पॉइंट है कि संविधान ने विधायी निर्माण की शक्ति सैद्धांतिक रूप से संसद को दी है। फिर उस पर न्यायिक नियंत्रण, न्यायिक समीक्षा का न्यायिक अतिसक्रियता में बदलना कार्यपालिका विधायिका टकराव बढ़ाता है। यद्यपि हमें मानना होगा कि मूल ढांचे के सिद्धांत ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उत्तरदायित्व को बढ़ाया है। देखा, इन्होंने एक छोटा सा कंक्लूजन भी लिखा है। यानी कि 5 जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें कोशिश करें कि क्वेश्चन के नेचर के अनुसार एटलीस्ट 2-3 प्रश्नों में आप कंक्लूजन को जरूर डालें। और इंट्रो तो आपको सारे प्रश्न में लिखने हैं, जो कि काफ़ी क्रिप्सी होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, लॉजिकल है, जस्टिफिकेबल है? टिप्पणी करनी है आपको। अब इन्होंने इंट्रो में देखो क्या लिखा। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में 103वें संविधान संशोधन पारित कर सामान्य वर्ग के तहत आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को शैक्षिक तथा सरकारी नियुक्तियों में, ये चीज आपको मार्क करके लिखनी चाहिए, 10% आरक्षण दिया गया, जिसके लिए संविधान में अनुच्छेद 15 सब क्लॉज 6, 16 सब क्लॉज 6 जोड़ा गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध करार देते हुए कहा कि यह आरक्षण इंदिरा शाहनीवाद 1992 द्वारा तय की गई 50% सीमा का उल्लंघन करके एक अलग वर्ग के रूप में आरक्षण प्रदान करता है, जो आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रभावी होगा। आप चाहें तो यहाँ पे अगर आपको याद हो कि अपेक्स कोर्ट ने किस जजमेंट में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को जस्टिफाई किया था, तो उस वाद का नाम था जनहित अभियान बनाम भारत संघवाद 2022। ईडब्ल्यूएस इस वर्ष के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि जबलपुर हाई कोर्ट का एक इंटरिम ऑर्डर आया है जिसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर कुछ बातें कही गई हैं, जिसकी अगली सुनवाई 24
फरवरी को है। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने कुछ लॉजिक रखे हैं। इससे समान वर्ग में गरीब लोगों की प्रतिनिधित्व मिलेगा, उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, समाज के मुख्य धारा से उन्हें जोड़ा जा सकता है, गरीबी उन्मूलन कार्यों को प्रभावी बनाया जाएगा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का विरोध किन आधारों पर किया जाता है? यह आरक्षण के लिए आर्थिक आधार तय करता है, जो संविधान में उल्लेखित शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ापन आधार से अलग है। इससे आरक्षण के 50% सीमा का भी उल्लंघन होता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण कोई जातीय समूह नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए इन्हें 4 अंक मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368, एक चीज आप देखो कि जहां भी इंडियन पॉलिटी से प्रश्न आपसे पूछे जाए, उससे संबंधित अगर संवैधानिक प्रावधान आपको पता हो तो इंट्रो में जरूर कोशिश करें कि भाग और अनुच्छेद का उल्लेख क्लियरली किया जाए, जिसका प्राधिकार भारतीय संसद का है। भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो 3 तरीके से की जाती है, और तीनों को इन्होंने डायग्राम के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अधिक की सहमति। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जीएसटी बिल का। ठीक है, अब मैं सारे प्रश्नों को ना पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। संविधान संशोधन की शक्ति असीमित न होकर युक्ति बंधन से लगी हुई है, जैसे न्यायिक समीक्षा, शक्ति पृथक्करण, संविधान का मूल ढांचा। संशोधन शक्ति का महत्व क्या है? संविधान को जीवंत बनाता है, बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिवेश में अधिकारों का समावेशन, विधायी निर्माण की महत्ता एवं पुराने अनुपयुक्त कानूनों की समाप्ति। नेक्स्ट है कि बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल जो है संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना संविधान सभा ने 23 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, इंपॉर्टेंट चीजों को आप मार्क कर सकते हैं, लाइन कर दें, के आधार पर 22 जनवरी 1947 को शामिल किया गया, जो अमेरिकी संविधान से प्रेरित तथा इसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। ये निम्न रूप से कार्य योजना प्रस्तुत करता है। यह भारत को संप्रभु लोकतांत्रिक समाजवादी गणतंत्र घोषित करता है। यह अपने नागरिकों को 3 तरीके के न्याय देता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 तरीके को स्वतंत्रता देता है, कौन कौन से? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की। नागरिकों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्रदान करता है एवं भारत की एकता अखंडता को मजबूती प्रदान करता है। देखो, एक ही टर्म को ना बार बार यूज करने से थोड़ा बचना, ठीक है? प्रदान करना, उसकी जगह पे आप कोशिश करना कि कोई दूसरा टर्म यूज कर सको। इसकी महत्ता के संदर्भ में कृष्ण स्वामी अयंगर ने यह क्या कहा है कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। पालकीवाला ने संविधान का इसे आइडेंटिटी कार्ड कहा है, परिचय पत्र कहा है। इसमें इन्हें 3.5 मार्क्स मिले हैं। अगला है, जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जातीय जनगणना रिपोर्ट जारी की गई। अब जातिगत आंकड़े इन्होंने दिए हैं कि इस रिपोर्ट के आधार पर ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी और जनरल वर्ग की कितने परसेंट जनसंख्या है। फिर जातिगत जनगणना की राजनीति पर प्रभाव को इन्होंने 2 हिस्सों में दिखाया है, सकारात्मक और नकारात्मक। इससे प्राप्त आंकड़ों का लोक नीति निर्माण में प्रयोग किया जाता है। जातीय गोलबंदी बढ़ सकती है। आरक्षण के लाभ को सही व्यक्ति तक पहुंच सामाजिक उत्थान में सहायक। जातिगत मुद्दे विकास के मुद्दे पर हावी हो सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव, जाति आधारित
राजनीतिक दल बढ़ेंगे, सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है, अगड़ा बनाम पिछड़े की जो एक लड़ाई है वो फिर से शुरू हो सकती है, माई समीकरण, मंडल कमंडल की जो बात होती है, राजनीति में बढ़ावा मिलेगा इन चीज़ों को। जितनी संख्या जिसकी भारी उतनी भागीदारी। यद्यपि हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर समाज में सामाजिक समानता तथा आर्थिक विकास का लाभ सबको देना है तो विशेषाधिकार की समाप्ति तथा विकास पर बल देना होगा। इस प्रश्न के लिए इन्हें 4 अंक दिए गए हैं। अब लॉन्ग पे आ जाते हैं। लॉन्ग में इन्होंने जो चूज किया लिखने के लिए, प्रश्न है कि भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए। वर्तमान संदर्भ में बदलती भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारतीय संविधान का भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघीय कार्यपालिका का वर्णन किया गया है, जिसमें राज्य प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति डिजूरो तथा कार्यपालिका प्रमुख के रूप में यानी डिफैक्टो प्रधानमंत्री दोनों ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। संवैधानिक प्रावधान, संस्थागत संबंध। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करेगी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। 78 प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति को सूचना प्राप्त करने का अधिकार तथा प्रधानमंत्री का दायित्व भी है। 75 राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति करता है। भारत का राष्ट्रपति राज्य प्रमुख तथा नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख है। यहाँ पे आप डिफैक्टो और ड्यूरो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ब्रैकेट में। सरकार प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री दोहरी भूमिका होती है, लोकसभा का नेता भी होता है और कार्यपालिका का प्रमुख भी होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है तथा वह त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति से मंत्रिपरिषद को भंग करने की मांग भी कर सकता है। प्रधानमंत्री किसी मंत्री से इस्तीफा ले सकता है या राष्ट्रपति से उसकी बर्खास्तगी की सिफारिश कर सकता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व के कारण संसदीय व्यवस्था की कैबिनेट शासन प्रणाली भी कहा जाता है। राष्ट्रपति विधायिका के विधेयकों को मंजूरी देता है तो वह कानून बनता है। सभी सरकारी काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की संस्थागत भूमिका भारतीय संघीय प्रणाली में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी महत्ता है कार्यपालिका के कर्तव्य निर्वहन में, विधायिक कार्यों के संपादन में। राष्ट्रपति पुनर्विचार की शक्ति से मंत्रिपरिषद को प्रभावी संदेश भेजता है। प्रधानमंत्री देश का राजनीतिक नेतृत्व संभालता है। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति तथा सरकार प्रमुख प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक प्रणाली की पहचान है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री संबंधों की बदलती भूमिका, जो अगला क्वेश्चन का पार्ट था। राष्ट्रपति को रबर स्टैंप के रूप में दर्शाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की शक्ति में वृद्धि देखी गई। आलोचक राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का मोहरा मात्र बताते हैं, जिसका काम सिर्फ मोहर लगाना है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद तथा कार्यपालिका शक्तियों में प्रमुख होने से सत्ता की धुरी है। हाल के वर्षों में भारतीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकारों के संबंधों में विचलन का कोई तत्व नहीं दिखाई पड़ता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की वीटो की शक्ति, पुनर्विचार हेतु विधेयक लौटाने की शक्ति, मंत्रिमंडल निर्णय पर रोक संतुलन का तंत्र उपलब्ध कराती है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मध्य संस्थागत संबंध काफी व्यापक तथा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए इन्हें मिले हैं 22 अंक। और एक चीज ध्यान देना कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने आपको
पेज दिए गए हैं उन सारे पेज को भरना ही है। अगर आपके पास कंक्रीट कंटेंट है तो अगर आप एक पेज कम भी लिखते हैं तब भी आपको, हमने ऐसी भी कॉपियाँ देखी हैं जिसे एक पेज छोड़ने के बाद भी 22 से 25 अंक तक मिले हैं। स्थानीय शासन एवं उसकी कार्य पद्धति को पंचायत राज तथा शहरी संस्थाओं के सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बिहार में धरातलीय स्तर से उदाहरणों के साथ स्पष्ट तथा मूल्यांकित कीजिए। उदाहरण भी होने चाहिए, स्पष्ट करना है और मूल्यांकित करना है। और दो क्षेत्र हैं, पंचायती राज और शहरी संस्थान। 19 अंकों का डिवीजन है। चलिए, भारत में स्थानीय शासन का विकास स्वतंत्रता काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से आरंभ होकर, चाहो तो आप इन चीज़ों को अंडरलाइन करके हाईलाइट कर सकते हो, आज स्थानीय स्तर पर सशक्तिकरण का माध्यम बनकर उभरा है। स्थानीय शासन भारतीय संसद ने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एवं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा क्रमशः स्थानीय संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों की स्थापना को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्होंने टेबल के फॉर्म में बताया है। फिर संवैधानिक प्रावधानों का भी उल्लेख किया है, 243A से लेकर 243O तक के प्रावधान। फिर जो पंचायत हैं उनके बारे में जो 29 सब्जेक्ट्स हैं वो 11वीं अनुसूची में वर्णित की गई है। कार्यकाल 5 साल, महिलाओं को आरक्षण का भी प्रावधान है। जो शहरी निकाय हैं उसके बारे में 12वीं अनुसूची में 18 विषय जोड़े गए हैं। सार्वभौमिक मतदान द्वारा होता है त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव। यद्यपि पंचायती समिति अध्यक्ष तथा जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान विधि से संपन्न किया जाता है। इसके मध्य वित्त का आवंटन 70, 15 और 15 के अनुपात में होता है इन दोनों के बीच में। स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, पंचायतों में महिलाओं को 1/3 तथा SC/ST को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया गया है। इसी आलोक में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई हैं। इस बात को आप चाहो तो बिहार का स्पेसिफिक डेटा है तो आप अंडरलाइन कर सकते हो, जिससे आज राज्य में 60% से अधिक पंचायतों की मुखिया जो है वो महिलाएं हैं। 1 लाख से अधिक सरपंच पद पर महिलाएं हैं। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि हुई है। महिला नेतृत्व से सामाजिक रूढ़ियों के उन्मूलन तथा महिला अधिकार को बढ़ावा देने में सफलता हासिल हुई है। साथ ही साथ आप चाहो तो एक दो में क्रिटिसाइज भी आप कर सकते हो, मैं बताऊंगा। ग्राम पंचायतों द्वारा न्यायिक कार्य भी किया जा रहा है। बिहार सरकार की ग्रामीण विकास की योजनाओं इस तरीके की जब आप फैक्ट्स डालते हो ना तो आपके जो अंक हैं वो इंक्रीज होते हैं। हर घर नल जल, लोहिया स्वच्छता विकास बिहार अभियान, सभी खेत को सिंचाई पानी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये 7 निश्चय 2.0 अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें इस तरीके की चीज़ों का उल्लेख किया गया है। और संपर्क सुलभता, मेंस के दृष्टिकोण से 7 निश्चय 2.0 आपको एकदम विस्तार से पढ़ लेना चाहिए। इकोनॉमी सर्वे और बजट, दो चीज़ बिहार का, ताकि आपके पास हर क्वेश्चन के लिए कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल हो, डेटा उपलब्ध हो। आदि को पंचायतें द्वारा महत्वपूर्ण रूप से संचालित किया जा रहा है। पंचायतों द्वारा मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना द्वारा उजाला की सुविधा अब ये जो हमने बताई वो बताया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अब शहरी संस्थाओं एवं सशक्तिकरण, बिहार में हाल ही में नगर परिषद तथा नगर निगम का विस्तार कर चुनाव आयोजित किए गए, जहां बड़ी संख्या में महिला प्रत्याशी विजयी हुई। राज्य में के 19 नगर निगमों में 17 में महिला महापौर चुनी गई। देखो कितनी बड़ी बात है। इसी तरह के उदाहरण की उम्मीद आपसे की जाती है। राज्य में शहरीकरण का स्तर बढ़कर 2023-24 में 16.2% हो गया है, जबकि 2011 के सेंसस के अनुसार 11.3% था और अभी तो सेंसस हुआ नहीं है। शहरी संस्थाओं द्वारा कचरा निपटान, साफ सफाई, स्वास्थ्य सुविधा विकास, स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है।
अब चुनौतियाँ क्या हैं? वित्तीय रूप से राज्य एवं केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता बहुत अधिक है स्थानीय एवं शहरी निकायों की। महिलाओं का सशक्तिकरण प्रॉक्सी रूप में आज भी सरपंच पति, अगर आपने वेब सीरीज देखी होगी पंचायत, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से सरपंच पति की संकल्पना को दिखाई गई है, जो समाज में भी दिखती है। निर्णय प्रक्रिया में दखलंदाजी की जाती है। स्थानीय स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में शिथिलता तथा भ्रष्टाचार। स्थानीय स्तर से पलायन की समस्या। आज भी शहरों में अनियोजित विकास तथा साफ सफाई की उपयुक्त विकास नहीं। कंक्लूजन के रूप में कहा जा सकता है कि स्थानीय निकायों ने शक्ति प्रतिकरण द्वारा ग्रामीण स्वराज की दिशा में कदम बढ़ाया है, परंतु इसमें अपेक्षित सुधार होने चाहिए। गांधीवादी दर्शन का भी उल्लेख चाहे तो आप कंक्लूजन में कर सकते हैं। एक छोटी सी सूचना भी आपके साथ साझा कर दे रहा हूँ कि जो डेली आंसर राइटिंग हमारा चल रहा है, उसकी अगली बैच 24 फरवरी से शुरुआत हो रही है, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में है। इसमें आपको एक डीआई का क्वेश्चन डेली मिलता है, साथ ही साथ जीएस में लॉन्ग क्वेश्चन 1 और शॉर्ट क्वेश्चन 5 की प्रैक्टिस कराई जाती है, और अल्टरनेट डे पे ऐसे दिया जाता है आपको, जिसका कि मूल्यांकन 24 से 48 घंटे में करके आपको वापस ग्रुप में पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। अगर इस कोर्स के बारे में आप अधिक जानकारी करना चाहते हैं तो एक नंबर दिया गया है स्क्रीन पर आपको, उस पर आप व्हाट्सएप में मैसेज भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आपको एवेल्यूटेड कॉपी और सैंपल जो हमारे बुकलेट्स हैं कुछ, वो उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बाकी जो सेक्शन बी और सी है, यानी 2 सेक्शन जो बचे हुए हैं पेपर 2 के, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 20 मिनट्स का हो गया है। धन्यवाद।